हेलो एवरीवन। आज मैं आपको क्लास 10th लोकतांत्रिक राजनीति में तीसरा चैप्टर लोकतंत्र में विविधता पढ़ाऊंगी। बच्चों, इसके पहले आप लोगों ने पिछले दो चैप्टर्स में सत्ता की साझेदारी में बेल्जियम और श्रीलंका की भाषाई और क्षेत्रीय विविधता को जाना था और दूसरे लेसन में आपने संघवाद के विषय में जाना था। आज हम इस लेसन में लोकतांत्रिक विविधता की चर्चा करेंगे। ये लोकतंत्र में विविधता है क्या? बच्चों, आप जानते हैं जब किसी देश में या किसी समाज में विभिन्न धर्मों, जाति, संस्कृति और समुदाय के लोग रहते हैं तो उस समाज में विविधता आ ही जाती है और वहाँ पर तरह तरह के मत बन जाते हैं, क्योंकि विविधता लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है। और किसी भी देश में लोकतंत्र सामाजिक भिन्नताओं और समानताओं के बीच तालमेल बैठाकर उनका सर्वमान्य समाधान देने की कोशिश करता है। इस संबंध में एक कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ और ये चित्र आपके सामने है, आप देखिएगा। इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए। यह अमेरिका में चल रहे नागरिक अधिकार आंदोलन से संबंधित एक प्रमुख घटना है। 1968 में मैक्सिको में हुए ओलंपिक मुकाबले के 200 मीटर दौड़ में पदक समारोह का ये दृश्य है और इसमें सिर झुकाए और मुट्ठी ताने दो खिलाड़ी हैं। जो नंबर 1 पर हैं वो अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। नंबर 2 पर पीटर नॉर्मन हैं, जिन्होंने रजत पदक, सिल्वर मेडल, और नंबर 3 पे जॉन कार्लोस, इन्होंने कांस्य पदक जीता था। बच्चों, ये चित्र आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो सबसे आगे का खिलाड़ी है उसने सफ़ेद जूते पहने हुए हैं, जबकि इन दोनों खिलाड़ियों ने ब्लैक मोजे पहने हुए हैं और इन्होंने जानबूझकर जूते नहीं पहने हैं। क्या ऐसा है? मैंने जैसा आपको बताया था कि ये अमेरिका में चल रहे नागरिक अधिकार आंदोलन से संबंधित एक घटना है, तो इन्होंने जो काले मोजे पहने हैं ये इसलिए पहने हैं ताकि वो सबको जताने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिकी अश्वेत लोग गरीब हैं। और मुट्ठी ताने, ये भी एक महत्वपूर्ण घटना है। काले दास्ताने और बंधी हुई मुट्ठियाँ अश्वेत शक्ति का प्रतीक थी। अगर आप नंबर 1 पर खड़े खिलाड़ी को ध्यान से देखेंगे तो इन्होंने अपने गले में एक काला मफलर जैसा परिधान भी पहना था, जो अश्वेत लोगों के आत्मगौरव का प्रतीक है। और ठीक उनके पीछे नंबर 3 पर जो खिलाड़ी खड़े हैं उन्होंने मारे गए अश्वेत लोगों के याद में काले मनकों की एक माला पहनी थी। मनके मीन्स मोतियाँ। और अपने इन प्रतीकों और तौर तरीक़ों से उन्होंने अमेरिका में होने वाले रंग भेद के प्रति अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान खींचने की कोशिश की थी। इनके साथ ही खड़े सबसे आगे दूसरे नंबर के खिलाड़ी पीटर नॉर्मन ने पुरस्कार समारोह में अपनी जर्सी पर मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर इन दोनों अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताया था। इस तरह से ये मैक्सिको ओलंपिक का पदक समारोह विश्व विख्यात हुआ। क्योंकि इन दोनों ही खिलाड़ियों ने पूरे विश्व का ध्यान रंगभेद के प्रति आकर्षित किया और इसका परिणाम आगे जाकर आप पढ़ेंगे क्या क्या परिवर्तन आए। जब इन दोनों खिलाड़ियों ने उस समारोह में इस तरह का व्यवहार किया तो इनको दंड भी दिया गया, ओलंपिक समूह से इनको निकाल दिया गया और इनके पुरस्कार भी वापस ले लिए गए। और पीटर नॉर्मन जो ऑस्ट्रेलियाई मूल के थे उनको भी उनकी टीम में सिलेक्शन नहीं मिला। इस तरह से देखा जाए तो ये उनके अधिकारों के प्रति भेदभाव की नीति थी। ये दोनों ही खिलाड़ी टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, ये दोनों ही अफ्रो अमेरिकी हैं। बच्चों, हम ये जानते हैं कि अफ्रो अमेरिकी क्या है। अफ्रो अमेरिकन जो थे ये अश्वेत अमेरिकी थे। अश्वेत का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो गोरे नहीं थे उन्हें अश्वेत कहा गया था। ये लोग अफ्रीका से अमेरिका में गुलाम बनाने के लिए ले आए जाते थे और ये घटना लगभग 17वीं सदी से 19वीं सदी के बीच की है। अगला है आपका
अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन जो 1954 से 1968 तक चला था। यह एक बहुत बड़ा सुधार आंदोलन था और इस आंदोलन का उद्देश्य था कि जो नस्ल पर आधारित भेदभाव हो रहे थे उनको दूर किया जाए और समाज में सामाजिक समानता की भावना का विकास हो। मार्टिन लूथर ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था और इस आंदोलन में अहिंसा पर जोर दिया गया था। यह आंदोलन 1968 में पूरी तरह सफल हुआ और श्वेत और अश्वेतों के लिए एक सामाजिक दायरा तय हुआ। अश्वेत शक्ति आंदोलन। यह आंदोलन 1966 में शुरू हुआ और 1975 तक चलता रहा। यह आंदोलन अमेरिका में नस्लवाद के प्रति ज़्यादा ही उग्र था और इस आंदोलन को चलाने वालों का मानना था कि नस्लवाद को मिटाने के लिए हिंसा का सहारा लेने में कोई भी हर्ज नहीं है। वे हर तरीके से या हर विधि से अमेरिका में नस्लवाद को समाप्त करना चाह रहे थे। इसी की कड़ी में हम सामाजिक समानताओं, असमानताओं और विभाजन को समझेंगे। इसके अंतर्गत आप पिछले दोनों ही अध्यायों में आपने पढ़ा था कि बेल्जियम और श्रीलंका की स्थिति क्या थी। जहां बेल्जियम में क्षेत्रीय विविधता थी, अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोग अलग अलग भाषा बोलते थे, वहीं श्रीलंका में तमिल और सिंगली समुदाय थे और वहाँ पर तमिलों को कम महत्व दिया जाता था, जिसके विरोध में वहाँ पर गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो इसी के तहत हम पढ़ेंगे कि आखिर ये समाज में सामाजिक विविधता अलग अलग रूपों में कैसे सामने आती है। सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति। इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि समाज में ये विभिन्नता आई कैसे, क्योंकि हर समाज में जन्म, भाषा, धर्म के आधार पर विविधता होती है। श्वेत और अश्वेत के आधार पर आपने अभी अमेरिका के खिलाड़ियों के देखा। अब हम देखेंगे कि किस तरह से विविधता आती है। इसमें आप देखेंगे जन्म के आधार पर जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आता है और जिस घर में वो जन्म लेता है, जिस परिवार में, जिस समुदाय में, जिस धर्म में, तो वो उस विशेष समुदाय का माने जाने लगता है। एक तरीके से ये भिन्नता आती है। दूसरा है आपका धर्म और जाति के आधार पर। जब बच्चा जन्म लेता है तो किसी न किसी धार्मिक समुदाय में ही या किसी धर्म को मानने वाले व्यक्ति के यहाँ जन्म लेता है, तो वो उसी धर्म का और उसी जो व्यक्ति जो है वो एक जाति विशेष का होता है, उसी जाति का मानने वाला हो जाता है। तीसरा है आपका विचारों के आधार पर। हर समाज में विभिन्न विचारधारा के लोग होते हैं, उनकी अपनी पहचान होती है। आप लोगों ने जब फ्रांसीसी क्रांति और रूसी क्रांति पढ़ा था क्लास 9th में, वहाँ पर आप लोगों ने देखा था कि उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी विचारधारा के लोग थे। इस तरह के विचारधारा के लोग हर समाज में होते हैं। तीसरा है आपका सोच व पसंद के आधार पर। इंसान की सोच हमेशा समय के साथ बदलती रहती है और पसंद भी बदलती रहती है। ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति जिस धर्म में जन्म लिया हो उसी धर्म का पालन करे। हो सकता है कि वो अपने धर्म में परिवर्तन भी करे। तो इस तरीके से भी भेदभाव की स्थिति उत्पन्न होती है। और पांचवा है आपका आर्थिक स्थिति के आधार पर। अमीर या गरीब होना ये भी एक विभाजन या विविधता का आधार है। आप देख रहे होंगे कि अमेरिका में अश्वेत लोग गरीब माने जा रहे थे और जो श्वेत थे उनको अमीर माना गया था। इस तरह से ये सारी विविधताएं जो हैं एक अलग रूप धारण करके हर समाज में पाई जाती हैं। और अब हमारा टॉपिक है विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव। बच्चों, सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। आपने देखा कि अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर सामाजिक विभिन्नता का ही परिणाम था, क्योंकि अश्वेत लोग सामान्यतः गरीब, बेघर और भेदभाव के शिकार थे, और जो गोरे लोग थे, जो श्वेत लोग थे, उनका बोलबाला वहाँ पर था। ये घटना आपके देश भारत में भी देखने को मिलती है। भारत में भी दलित सामान्यतः गरीब और भूमिहीन हैं और वे हमेशा भेदभाव और अन्याय का सामना करते हैं, और जिससे सामाजिक विभाजन की स्थिति उत्पन्न होती है। एक तरीके से देखा जाए तो समाज के एक समूह के लोगों के लिए दूसरे सामाजिक समूहों से अलग पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है।
अर्थात किसी एक मुद्दे पर कई समूहों के हित एक जैसे हो जाते हैं और दूसरे मुद्दे पर उनके दृष्टिकोण में अंतर भी हो सकता है। हम आपकी बात से सहमत भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, और यही सामाजिक भिन्नता का कारण बनता है और यही टकराव का भी कारण बनता है। जैसे दो समुदायों के लोग होते हैं तो उनके बीच में ज़रूरी नहीं कि हर बार टकराव की स्थिति ही बने। जैसे आसपास रहने वाले लोग, जैसे हमारे पड़ोसी ही हैं, ज़रूरी नहीं कि हम लोग एक ही धर्म के हों, लेकिन फिर भी कुछ विचारों की समरूपता से हमारे और उनके बीच में समानता बनी रहती है। कुछ विचार ऐसे होते हैं जहाँ पर वो और हम आपस में सहमत नहीं होते हैं। तो आगे अभी हम इसका अगला उदाहरण पढ़ेंगे। उदाहरण के तौर पर उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड का ही घटना का हम जिक्र कर सकते हैं। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड दोनों ही ईसाई बहुल देश हैं, लेकिन यहाँ के लोग प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक वर्गों में बटे हुए हैं। उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में संघर्ष होते रहते हैं, जबकि नीदरलैंड में भी वही धर्म है, लेकिन उन दोनों वर्गों में कोई संघर्ष नहीं होता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक ऐतिहासिक भेदभाव के कारण निर्धन हैं, जबकि नीदरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धनी या निर्धनता के मामले में समान हैं। नीदरलैंड में चाहे वो गरीब हो या अमीर, सबको समान अधिकार दिया गया है, लेकिन उत्तरी आयरलैंड में ऐसा नहीं है। उत्तर आयरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच हमें बेमेल है और उनके बीच समानता नहीं है, इसलिए हमेशा वहाँ पर टकराव की स्थिति बनी रहती है। आज अधिकतर समाजों में इस तरह के विभाजन दिखाई देते हैं, चाहे देश बड़ा हो या छोटा हो। और भारत भी काफ़ी बड़ा देश है, इसमें भी अनेक समुदाय के लोग रहते हैं। बेल्जियम का मैं उदाहरण आपको बता चुकी हूँ कि वहाँ पर भी अनेक समुदायों के लोग हैं। एक नए समुदाय की चर्चा हम करते हैं, समरूप समाज। समरूप समाज उसे कहा गया या एक ऐसा समाज जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक या जातीय विभिन्नताएं ज़्यादा गहरी नहीं होती। समरूप समाज का उत्कृष्ट उदाहरण जर्मनी और स्वीडन है, जहाँ पर अधिकांशतः उच्चतर समाज के लोग थे, लेकिन अन्य देशों के लोगों का भी वहाँ पर प्रवास हुआ करता था। और जब ये लोग एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो अपने साथ साथ अपनी संस्कृति, अपनी विचारधारा को भी ले जाते हैं और वो अपना एक अलग समुदाय बना लेते हैं। और देखा जाए तो इस तरह से पूरे विश्व में या पूरे संसार में एक बहुसांस्कृतिक परंपरा का जन्म हुआ, और ये एक तरीके से हमारे सामाजिक समानता और विभिन्नता के भेद को थोड़ा कम करने में सहायक हुआ है। सामाजिक विभाजन की राजनीति, इस टॉपिक को हम ऐसे समझेंगे कि सामाजिक विभाजन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करता है। बच्चों, लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंदिता बनी रहती है, क्योंकि वहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था रहती है। और आप जानते हैं कि संसार के अधिकांश देशों में सामाजिक विभाजन उपस्थित होता है और वो राजनीति को प्रभावित भी करता है। राजनीतिक दल इन विभाजनों के विषय में अपने जनता से बात करते हैं, उन विभिन्न समुदायों से विभिन्न वादे भी करते हैं, और जो समुदाय जो दबा कुचला या उन्हें लगता है कि निरीह है, उस समुदाय की शिकायतों का निवारण करने के लिए नीतियाँ भी बनाते हैं। और कहीं कहीं तो सामाजिक विभाजन मतदान प्रणाली को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, और ये स्थिति बहुत विस्फोटक हो जाती है, क्योंकि विभिन्न दलों में विभाजन के हिसाब से राजनीतिक होड़ होने लगती है, और यह राजनीतिक विभाजन एक तरीके से पूरे देश को विखंडन की तरफ ले जा सकता है। ऐसा कई देशों में हो चुका है, और इसका एक उदाहरण है। उदाहरण के तौर पर उत्तरी आयरलैंड में राजनीतिक विभाजन हम समझने का प्रयास करते हैं। यह ग्रेट ब्रिटेन का ही एक हिस्सा है और लंबे समय से हिंसा, जातीय कटुता और राजनीतिक टकराव की गिरफ्त में रहा है। यहाँ पर दो प्रमुख धर्म को मानने वाले हैं, एक कैथोलिक और दूसरे प्रोटेस्टेंट, जिसमें 53% आबादी 53% आबादी प्रोटेस्टेंट है और 44% आबादी रोमन कैथोलिक। कैथोलिकों का प्रतिनिधित्व नेशनलिस्ट पार्टियां करती हैं, और उनकी मांग है कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ मिलाया जाए, जो कि मुख्यतः कैथोलिक बहुल है। और प्रोटेस्टेंट लोगों का प्रतिनिधित्व
यूनियनिस्ट पार्टियां करती हैं जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहने के पक्ष में हैं, क्योंकि ब्रिटेन मुख्यतः प्रोटेस्टेंट देश है और इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच कई बार हिंसक टकराव हो चुके हैं, जिससे ब्रिटेन के सुरक्षा बलों सहित सैकड़ों लोग और सेना के जवान मारे जा चुके हैं। 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच शांति समझौता हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन बंद करने की बात स्वीकार की थी। अगला उदाहरण आपका यूगोस्लाविया में राजनीतिक विभाजन है। जैसा विभाजन उत्तरी आयरलैंड में देखा और किस तरह से शांति समझौते के तहत उत्तरी आयरलैंड में स्थिति कंट्रोल में आ गई थी, लेकिन यूगोस्लाविया में ऐसा नहीं हुआ। यूगोस्लाविया में राजनीतिक विवाद ज़बरदस्त बढ़ चुके थे और वहाँ धार्मिक और जातीय विभाजन के आधार पर हिंसक घटनाएं बहुत तेज़ी से हो रही थीं। और एक तरीके से देखा जाए तो इस टकराव या इस संघर्ष का परिणाम ये हुआ कि यूगोस्लाविया लगभग 6 देशों में विभाजित हो गया। छोटे छोटे देश उसके बन गए और इन उदाहरणों से यही निष्कर्ष निकलता है कि राजनीतिक और सामाजिक विभाजन का मेल नहीं होना चाहिए। यानी जहाँ पर भी राजनीतिक पार्टियाँ इस तरह की होड़ में आ जाती हैं, उन पर कंट्रोल होना अति आवश्यक है। किसी भी समाज की सर्वश्रेष्ठ स्थिति तो यह होती है कि जब उसमें किसी भी प्रकार का कोई विभाजन न हो। अगर किसी देश में सामाजिक विभाजन है तो उसे राजनीति में अभिव्यक्त नहीं होने देना चाहिए। एक कटु सत्य ये भी है कि राजनीति में सामाजिक विभाजन की हर अभिव्यक्ति कोई फूट या हिंसा नहीं पैदा करती है। हमने दुनिया के अधिकांश देशों में देखा है कि किसी न किसी किस्म का सामाजिक विभाजन विद्यमान रहा है और कहीं कहीं पर ऐसे विभाजन राजनीतिक रूप भी ले लेते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें स्वाभाविक हैं और विभिन्न समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व देने के प्रयास में और विभिन्न समुदायों की उचित मांगों और ज़रूरतों को पूरा करने वाली नीतियों के बीच सामंजस्य होना बहुत आवश्यक है। इसी के तहत हम जानेंगे कि जो सामाजिक और राजनीतिक परिणाम प्राप्त करने के 3 आयाम कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहला है आपका अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना। आप ये जानिए कि यदि समाज के लोग खुद को सबसे विशिष्ट और अलग मानने लगते हैं तो उनके लिए दूसरों के साथ तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसा कि आपने उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण देखा था कि उत्तरी आयरलैंड के लोग खुद को सिर्फ प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के तौर पर देखते रहे और जब तक ऐसा देखते रहे तब तक उनके बीच में हिंसा और टकराव की स्थिति बनी रही। इस तरीके से आपने बेल्जियम का भी देखा कि बेल्जियम के अधिकतर लोग खुद को बेल्जियाई ही मानते हैं और भले ही वे डच या जर्मन बोलते हों। अगर इस नज़रिए से रहें तो हमारे देश को या किसी भी देश के विकास में योगदान होता है। अगला आपका टॉपिक है राजनीतिक नेताओं की भूमिका। किसी भी समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा कि श्रीलंका के बहुसंख्यकों द्वारा उठाई गई मांग श्रीलंकाई सरकार केवल सिंहलियों के लिए श्रीलंका में तमिल समुदाय की पहचान और हितों के मूल्य पर थी। यूगोस्लाविया में भी विभिन्न जातीय समुदायों के नेताओं की मांग एकल देश के अंदर समायोजित न हो सकी थी। इस तरह से ये विभिन्नता जो है देश का विभाजन या सामाजिक विभाजन करने में आगे हो जाती है। तीसरी चीज़ है सरकार का व्यवहार, यानी सरकार का रुख कैसा है। ये जितने भी राजनीतिक नेता हैं वो जो भी मांग करते हैं, इन मांगों पर सरकार क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमने बेल्जियम का देखा, श्रीलंका का देखा कि अगर शासन सत्ता में साझेदारी करने को तैयार हो जाए और अल्पसंख्यक समुदाय की उचित मांगों को पूरा करने का प्रयास ईमानदारी से किया जाए तो सामाजिक विभाजन देश के लिए खतरा नहीं बनते हैं। और शासन राष्ट्रीय एकता के नाम पर किसी ऐसी मांग को दबाना शुरू कर देता है जो नुकसानदेह होता है, जो देश के लिए खतरा साबित हो सकता है। इस तरीके से किसी भी देश में सामाजिक विभिन्नता पर जोर देने की बात को हमेशा खतरा मानकर नहीं चलना चाहिए। इस तरह से देखा जाए तो सामाजिक विभाजन और
राजनीतिक विभाजन पर यह निष्कर्ष निकलता है कि राजनीति में विभिन्न तरह के सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति समाज में सामाजिक विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करने का काम करती है। जैसे आप समझ सकते हैं कि राजनीति में जो सामाजिक विभाजन होते हैं वो एक हद से ज़्यादा उग्र नहीं हो पाते हैं। क्यों? इनके ऊपर तमाम तरह के नियंत्रण होते हैं और इन स्थितियों में हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है और हमेशा हम उसके प्रति नकारात्मक रवैया नहीं अपना सकते हैं। कुछ कुछ मामलों में हमें सकारात्मक रवैया अपनाकर और इन समस्याओं को दबाते हुए या इन समस्याओं पर नियंत्रण करते हुए सामाजिक समानता स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। कुछ जो लोग खुद को वंचित, उपेक्षित और भेदभाव का शिकार मानते हैं, उन्हें अन्याय से संघर्ष भी करना होता है। ऐसी लड़ाई अक्सर लोकतांत्रिक रास्ता ही अपनाती है। आपने कई ऐसे उदाहरण देखे होंगे। श्रीलंका का उदाहरण इसका आप समझ सकते हैं कि किस तरह से तमिल समुदायों के लोगों ने एक तमिल राज्य की मांग करना शुरू कर दिया था और उसका परिणाम क्या? गृह युद्ध के रूप में आया था। अगर लोग शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीक़ों से अपनी मांगों को उठाते हैं और चुनावों के माध्यम से उसके लिए दबाव बनाते हैं, उसका समाधान पाने का प्रयास करते हैं, तो एक तरीके से ये सामाजिक समानता को ही प्रकट करता है, ना कि सामाजिक विभिन्नता को। और इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं कि इन सामाजिक विभिन्नताओं को दूर करते हुए विश्व में सामाजिक समानता लाने का प्रयास किया गया है और लोकतंत्र की स्थापना कर लोकतंत्र को मजबूत बनाने का प्रयास किया गया है। बच्चों, इस तरह से आपका ये लेसन आज समाप्त हुआ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप इसको ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास करिए। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप अपना प्रश्न नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू। टेक केयर।